तो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल, सब बढ़िया होंगे यार। तो अब हम लोग चैप्टर नंबर तीसरे के चौथे वीडियो पे आ चुके हैं। ठीक है, ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग वो पढ़ेंगे आज यहाँ पे। लेकिन अगर उससे पहले आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी अवकलन की तो जाओ उसे सबसे पहले देख के आओ, क्योंकि फिर यार यहाँ मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, आपको अवकलन करना ही नहीं आता तो मैं जो भी बोलूँगा ना कुछ समझ नहीं आएगा, दिमाग से इधर निकल जाएगा और फिर आप क्या कहोगे कि मज़ा ही नहीं आ रहा फिजिक्स में, बेकार ले ली, बुला के लाओ उसे जिसने मुझे बोला था साइंस लेने के लिए। तो देखो पहले उन वीडियो को देखो, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब देखो यहाँ पे हमारी जो आज वीडियो होने वाली है वो है तात्क्षणिक, बड़ा ही अजीब सा शब्द है, तात्क्षणिक चाल। उससे पहले बात कर लेते हैं पुरानी वीडियो की, जहां हमने पढ़ा कि भैया जो ढाल होती है जिसे टेन थीटा भी कहते हैं हम लोग, वो होती है हमारी dy/dx। ये बहुत मैंने आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, पिछली वीडियो है, इसको देखो फिर यहाँ सब कुछ क्लियर होगा। तो अब तात्क्षणिक चाल क्या होती है, देखो आप लोगों ने, मैंने बात करी थी औसत चाल के बारे में। ठीक है, औसत चाल बताया था मैंने कि मान लो आप ये पूरी वीडियो देख रहे हो मेरी, ठीक है, पूरी 10 मिनट की वीडियो, वैसे 10 मिनट की होती नहीं, मेरी ज़्यादा ही की होती है। तो मान लो 10 मिनट की वीडियो है या जो भी हो यार, पूरी वीडियो देखने के बाद आपने अपना जो उसके ऊपर राय दी कि हाँ भाई सही थी, जो भी मतलब बोला कि हाँ पूरी वीडियो सही थी। ठीक है, तो वो तो आपकी होगी औसत चाल या औसत वेग। ठीक है, अगर डायरेक्शन दे दें तो वेग हो जाएगा, डायरेक्शन नहीं है तो वो चाल ही है एक ही चीज। ठीक है, डायरेक्शन के साथ वो वेग हो जाती है, डायरेक्शन नहीं है तो वो चाल हो जाती है आपकी। लेकिन अब मैंने आपसे बोला कि यार 8वें सेकंड में 8वें मिनट पे वो वीडियो कैसी थी। ठीक है, पूरा ओवरऑल नहीं पूछा, मैं कह रहा हूं इस वाले पॉइंट पे 8वें मिनट पे। ठीक है, तो एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा टाइम, तो इस टाइम पे जो चाल होगी आपकी, ठीक है, यानी कि एक छोटे से इंस्टेंट पे, छोटे से समय में जो आपकी चाल होगी वो आपकी तात्क्षणिक चाल या आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या तात्क्षणिक चाल। ठीक है, मैंने बोला यार पूरी वीडियो को हटा, ये बताओ कि ठीक 5 बज के यानी 5 मिनट 22वें सेकंड में जो टॉपिक था क्या वो अच्छा था। आपने कहा यार क्या था, समझ नहीं आ रहा था वहां तो कुछ। तो उस टाइम पे जो आपने वीडियो का हाल बताया वही जो चाल बताओगे तो वो आपकी तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं छोटी सी रटी हुई परिभाषा बोल दूं तो सूक्ष्म समय में ऐसा समय कि जो लगभग 0 के ही बराबर था। ठीक है, सूक्ष्म समय, एक गाड़ी चलती हुई जा रही है, आपके पास से निकल गई पूरी गाड़ी, आपने देखा ऐसे, अरे हाँ भाई, आपने कहा बड़ी सही गाड़ी थी, बिल्कुल सही स्पीड से जा रहा था। लेकिन आप जब ये गाड़ी जा रही है, मैंने कहा हाँ भाई इस टाइम पे बताओ, यानी कि इस वाली जगह पे गाड़ी की स्पीड क्या थी, ठीक इस वाली जगह पे, ना कि पूरा इस वाली जगह पे। तो जो स्पीड आपको नजर आई होगी, ठीक है, वो स्पीड आपकी तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। लगभग बहुत छोटा समय, लगभग 0 के बराबर, लेकिन 0 नहीं। ठीक है, तो अब तात्क्षणिक चाल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका ds/dt। ठीक है यार, देखो मैंने बोला लगभग बहुत छोटा समय है, ऐसा समय कि इसे t 0 के बराबर बोल ही सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में बता रखा है कि छोटी सी राशियों को हम d से प्रकट करते हैं। ठीक है, अब छोटे से समय में विस्थापन भी तो छोटा ही चला होगा, ऐसा थोड़ी है कि भैया उसने 1 सेकंड से भी कम समय लिया और 10 मीटर की दूरी नाप दी। इतना भैया तो आज से कितनी तो इंटेलिजेंसी किसी के पास नहीं है, बहुत छोटा विस्थापन होगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखो, आपको पता है ये ढाल होती है, ढाल यानी कि अगर x और y के बीच है तो ये x और ये y। देखो बहुत बढ़िया फील दे रहा हूं मैं आप लोगों को, आप रटते हैं बच्चे, रटते हैं इसको। देखो यार रटने में वो मजा नहीं है ना जो समझने में है। तो ये होती थी उसकी ढाल, एक्स वाई की जो ढाल होती थी वो ये होती थी जो टेन थीटा बनाती थी। यहां पे भी सेम यही है, इसको मैं कह सकता हूं भैया विस्थापन या दूरी में परिवर्तन समय के साथ। अब इसका जो ग्राफ बनाऊंगा मैं t और s के सापेक्ष, ठीक है, t और s के सापेक्ष ग्राफ आ रहा है समझ में। तो अब ये जो ग्राफ आएगा इसकी जो ढाल होगी, ये ढाली तो है ds/dt, जैसे dy/dx ढाल थी ये, तो ऐसे ये ds/dt की ढाल ये, तो ये क्या है, ये है तात्क्षणिक चाल, यानी कि एक प्रकार की आपकी चाल या वेग। अगर मैं तात्क्षणिक वेग कहूं तो ये वेग है।
तो एक चीज बहुत कंफर्म निकल के आई कि S वर्सेस T का ग्राफ, देखो ग्राफ अभी पढ़ाऊंगा अलग में जाके, लेकिन फील दे रहा हूं यहाँ पे यार, समझो इस चीज को। S वर्सेस T का ग्राफ, यानी कि S और T का ग्राफ हमेशा, या S वर्सेस T के ग्राफ की ढाल क्या होगी, हमेशा क्या होगी, वो आपकी या तो चाल होगी या आपका वेग होगा। यानी कि ये आपकी या तो चाल होगी या वेग होगा, ये जो आपका ग्राफ बन रहा है ये इतना बड़ा बड़ा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है ds/dt तात्क्षणिक चाल का फॉर्मूला। और इस चीज से समझ में आया कि भैया ये जो इसमें ग्राफ जो ढाल मिलेगी वो हमेशा में या तो चाल होगी या वेग होगा। ठीक है, चाल और वेग में देखो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ये ध्यान रखना। तो इतना तो पता चल गया। आप सवाल करते हैं जरा अच्छे से, तात्क्षणिक चाल क्या होती है, तात्क्षणिक वेग क्या होता है। अब करेंगे बेहतरीन से सवाल। ठीक है, मान लो आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 1, दिया है S इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 4 पर, यहाँ S बराबर ये सवाल। ठीक है, एक विस्थापन समीकरण दिया है, यहाँ पे विस्थापन है, जहां S विस्थापन है, तो t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड पर तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग, वेग कह देते हैं इसे, बताओ। ठीक है, देखो एक इक्वेशन के रूप में दिया, और इक्वेशन क्या है, विस्थापन समीकरण आपको दी, जहां S विस्थापन है, एक समीकरण बन रही है, और आपसे कह रहे हैं ठीक t बराबर 2 सेकंड पे आपको क्या बताना है, उसकी तात्क्षणिक वेग बताना है। समझ गए? तो अब आप में से महान हस्तियां कुछ क्या करेंगे, ये समीकरण दिखी, ये समीकरण दिखी और यही समीकरण देख ली और देखते रहेंगे और कहेंगे नहीं आती। लेकिन कुछ महान हस्तियां होंगे वो रख देंगे ठीक t बराबर 2 सेकंड रखने पे, और इसे सॉल्व कर देंगे t इज इक्वल टू 2 के लिए, जो कि गलत है। तो ऐसी बेवकूफ़ी से बचें, बहुत घातक होती है जिंदगी के लिए, साइंस के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। देखो ये आपको विस्थापन समीकरण दी है और आपसे वेग पूछ रहा है t बराबर 2 पर, वो भी तात्क्षणिक। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता है तात्क्षणिक वेग v इज इक्वल टू होता है ds/dt, यानी कि इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, x t के सापेक्ष s में परिवर्तन की दर, और इसी चीज को हम बोल देते हैं अवकलन, यानी कि हमें इसका अवकलन करना है भाई, अवकलन। ठीक है, तो हम ds/dt निकालेंगे, ये बात कंफर्म हो गई। मैं लिख देता हूं क्योंकि हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू ds/dt होता है। आज से आपको यही फॉर्मूला जिंदगी भर तक याद रखना है। ठीक है, अब भूल जाओ वो छोटे मोटे फॉर्मूले, अब यही फॉर्मूला है। तो ds/dt निकालना है, यानी कि इसका अवकलन करना है t के सापेक्ष। अवकलन में मुझे फॉर्मूले पता है भैया, t की पावर क्यूब, जो भी पावर होती है वो फ्रंट में आ जाती है, t ऐसे ही रहता है, उसमें से एक घट आ जाते हैं, तो 3 में से एक घटाएंगे 2, माइनस जो भी पावर फ्रंट में 2 में से एक घटाएंगे, कांस्टेंट का 0। तो मुझे मिला v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t। तो ये आया मेरे पास वेग। अब क्वेश्चन क्या है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बताओ, तो यहां मैं t बराबर 2 सेकंड रख दूंगा। तो v इज इक्वल टू 3 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, तो 3 इसका 4 माइनस 2 गुणा 2 4, तो 12 माइनस का 4 8 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका आएगा तात्क्षणिक वेग t बराबर 2 सेकंड पर। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका। अभी अब सवाल में देखो ट्विस्ट कैसे कैसे लाया जाएगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। तो देखो थोड़ा सा वो दिख नहीं रहा होगा, वो उधर वाला एरिया, तो मैंने अब सही कर दिया है कैमरे को। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। अब सवाल दूसरा देते हैं। यहाँ पे तार आ रही है, कुछ ज्यादा ही लंबी है माइक की तार। आया ना समझ में? समझ में आना चाहिए। देखो उससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो भी देखो। सवाल अब चेंज कर देते हैं, सवाल दूसरा लिखता हूं जब तक। तो दोस्तों देखो अब क्वेश्चन जो है वो दूसरा है आपको। S जो है विस्थापन समीकरण ही है, विस्थापन है,
t बराबर 2 सेकंड पे तो वेग बताना है, और फिर t बराबर 1 और t बराबर 2 सेकंड पे, ठीक है, यानी कि इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, t बराबर 1 सेकंड से t बराबर 2 सेकंड पे वस्तु का औसत वेग भी बताओ। तो अच्छा क्वेश्चन एक, ठीक है, एक अच्छी चीज बन रही है, आपको इस तरीके से करना है सवाल। तो सबसे पहले तो t बराबर 3 सेकंड के लिए हम आंसर कर रहे हैं, हम विस्थापन समीकरण दिया है हमें, s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 9, ठीक है। हमें पता है वेग निकालना है, तो हमने इसका s के रिस्पेक्ट में यानी कि x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। देखो 2 ऐसे ही रहेगा, t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, पावर जो भी होती है इधर आ जाएगी, और t ऐसे ही, माइनस 4 ऐसे ही, t का 1, और ये कांस्टेंट है इसका 0, तो यहाँ 4t माइनस का 4, तो ये आपका v आ जाएगा, ठीक है। ये आपका समीकरण आ गया वेग वाला। क्वेश्चन कह रहा है t बराबर 3 सेकंड पे वेग बताओ, तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड रख देंगे, तो आ जाएगा आपका 4 इंटू 3 माइनस 4, 12 माइनस 4 यानी कि 8 मीटर पर सेकंड। अरे वाह, एक आंसर तो आ गया, लेकिन अब अगले आंसर के लिए क्या करना है। अगले आंसर में आपसे कह रहे हैं t बराबर 2 सेकंड पे वस्तु का औसत वेग बताओ, औसत वेग। तो औसत वेग के लिए हम क्या करते हैं, देखो इधर देखो, औसत वेग के लिए, औसत वेग का फॉर्मूला आपको पता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय होता है, लेकिन यहाँ पे आपसे दो चीज पूछ रहा है। तो देखो औसत वेग करने के लिए कुछ नहीं करते, कुल विस्थापन बटे कुल समय, जिन दो समय के बीच पूछ रहा है वहां का विस्थापन निकाल लो आपसे, S2 माइनस S1। ये क्यों करा मैंने, भैया एक पूछ रहा है t बराबर 2 सेकंड पे, तो हम t बराबर 2 सेकंड पे यहाँ पे ठीक विस्थापन निकालेंगे, और एक निकालेंगे t बराबर 1 सेकंड पे, और दोनों का अंतर कर देंगे। भैया t बराबर 2 सेकंड यहाँ तक चला, 1 सेकंड यहाँ तक, दोनों का अंतर, विस्थापन मिल जाएगा हमें। सेम ऐसे ही t बराबर 2 t बराबर 1 माइनस समय भी घटा देंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं फटाफट से, कुल दूरी बट्टे कुल समय, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, एक बार s यहाँ 2 रख देंगे, S2, तो देखो रखते हैं इधर, सॉल्व कर लेते हैं, S2 निकालते हैं, तो 2 ऐसे ही, यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 4 ऐसे ही इंटू 2 प्लस 9, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 9, तो 8 माइनस 8 प्लस 9, ये कट गया तो आंसर आएगा 9। तो S2 तो 9 आया अपने पास, S1 निकाल लेते हैं, जो कि रहेगा 2 माइनस 4 प्लस 9, तो 11 माइनस 4 कितना आएगा, 7 प्लस का, तो S1 अपने पास 7 आया। तो दोनों के मान 9 माइनस 7 बटे, ठीक है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो आंसर आएगा 2 बटे 1 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका औसत वेग और ये आपका तात्क्षणिक वेग, ठीक t बराबर 30 सेकंड पे। तो ध्यान रखना, एक चीज इससे समझ में आ रही है कि जब भी ठीक समय पूछे तो वहां पे v पे ही मान रखोगे आप, t का मान, और जब औसत पूछे, औसत वेग, तो आपको t बराबर 1 और t बराबर 2 हमेशा इस तरीके से पहले विस्थापन में लिख के विस्थापन निकालेंगे, फिर समय निकाल लेंगे। तो ये आपके इस तरीके से अच्छे से सवाल हैं कुछ। अब एक दो और सवाल पलट देते हैं, मिटा दूं इसे, हो गया, समझ में आना चाहिए। जिसने अवकलन की नई वीडियो देखी, सबसे पहले वीडियो देखे, तब जाके कुछ और अच्छा समझ में आएगा, फिर पढ़ाई का मजा आएगा, ठीक है। देखो सब बेस क्लियर करते हुए चल रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आए, और शेयर तो जरूर करो, और देखो तो सबसे पहले। अब मान लो क्वेश्चन ये है, आपको दिया v इज इक्वल टू, अब v दे दिया t प्लस 4, बहुत सिंपल क्वेश्चन अब दे रहा हूं यार, ठीक है। पर नहीं, v इज इक्वल टू t प्लस 4 है, तो अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रहा हूं यार, है तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेग बताओ। देखो ये क्वेश्चन कराने का मतलब क्या है मैं बता देता हूं। अब बच्चे कहेंगे कि यहाँ पे भी नहीं लगाऊं t बराबर, अरे भैया आपको वेग दिया हुआ है, वहां समीकरण आपको विस्थापन की दे रखी थी, तो हम पहले वेग निकाल लेते ds/dt करके। यहाँ तो डायरेक्ट आपको वेग दे दिया, और t बराबर 1 सेकंड पे वेग पूछ रहा है, तो सीधा सीधा भैया v इज इक्वल टू t प्लस 4, इसमें t इज इक्वल टू 1 रखो और आंसर पाओ। देखो 1 प्लस 4, v इज इक्वल टू 5 मीटर पर
सेकेंड। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो देखो बहुत सिंपल सवाल है अपने यार, ये वाले बहुत सिंपल सवाल। समझो ये सवाल कराने का क्या मतलब था। अब आप में से ज्यादातर क्या कहते हैं, अरे इसका भी अवकलन करना है क्या? तो ऐसी बेवकूफी नहीं ना, समझ रहे हैं हम चीजों को। ठीक है, हम यहाँ पे v हमें दिया हुआ है तो हम क्यों फालतू में भैया उसका अवकलन करें? वहां नहीं दिया था, वहां समीकरण दी थी विस्थापन में। तो इस तरीके से ये सवाल करने हैं, ऐसी जगह सवाल बनते रहेंगे, आपको अवकलन आने। तो दोस्तों देखो एक नए तरीके का न्यूमेरिकल लिया है। इसमें आपको क्या दिया है, एक विस्थापन समीकरण दी है और इसमें पूछ रहा है कि वह समय ज्ञात करें जब वस्तु विराम में हो। तो अच्छा क्वेश्चन लगा सकते हो आप लोग, इंपॉर्टेंट इसलिए, बाकी देखो बात कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा एक अलग तरीके का क्वेश्चन है अभी तक जो कराया उसमें से, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, बाकी और कोई बात नहीं है। तो देखो आपसे कह रहा है आपको वो टाइम बताना है जब वस्तु विराम यानी कि रेस्ट पोजीशन में हो, तब वो समय। तो आप लोगों को तो इतना पता होगा कि जब भी कोई वस्तु विराम में होती है तो उसका जो वेग होता है यानी कि वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 0। और यहाँ पे आपको समीकरण दी है विस्थापन समीकरण की। इसका मतलब अगर आप इस विस्थापन समीकरण को वेग में कन्वर्ट कर लेंगे यानी कि वेग बना देंगे, वो कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे, तो आप v = 0 लगा के उसे सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो देखो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले तो आंसर में विस्थापन समीकरण हमने लिखी x = t³ - 6t²। ठीक है, अब मुझे पता चल गया ये है क्या, यह है विस्थापन। और अगर मुझे वेग चाहिए तो वेग में क्या होता है, dx/dt। अरे भाई वहां पे ds करा था भैया, s यहाँ पे विस्थापन था और dt। अब यहाँ पे मैंने s की जगह अगर x कर दिया तो कोई कुछ चेंज थोड़ी करा है भाई, s और x दोनों है तो विस्थापन ही ना, चेंज हो सकता है तो हम किसी भी चीज को रटेंगे नहीं यहाँ पे। तो ये पता चल गया मुझे कि अगर मुझे वेग चाहिए तो dx/dt करना होगा, यानी कि इसका आप क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। तो dx/dt। ठीक है, t³ का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी पावर होगी फ्रंट पे आ जाएगी, t ऐसे ही जो भी पावर है उसमें से एक ऊपर माइनस कर दो तो 3 - 1 यानी कि 2, माइनस ऐसे ही 6 ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये इसके साथ t² मल्टीप्लाई में है। अब t² का 2t होगा। ठीक है, अब आपको ये आ जाना चाहिए फटाफट, तो 3t² - का 12t, ये आपका v आ गया dx/dt यानी कि v। तो ये आपको वेग मिल गया। ठीक है, एक विस्थापन समीकरण से आपने वेग निकाल लिया। ये तो अभी हम पीछे कर ही रहे थे, लेकिन हम आपसे पूछ रहा है कि वह समय बताओ जब वस्तु विराम में हो। तो एक चीज मैं जानता हूं, क्योंकि चलो इंग्लिश नहीं, क्योंकि वस्तु विराम में है इसलिए मैं कह सकता हूं v = 0। भैया आपको इतना तो पता ही है, छोटी क्लास से भी पढ़ के आ रही हो कि जब वस्तु कोई भी चीज हो भैया विराम में है तो वहां पे वेग तो 0 ही होगा उसका। इसलिए अब मैं यहाँ पे v = 0 लगा के इसे सॉल्व करता हूं और यहां से हम टाइम निकाल लेंगे। बहुत इजी सवाल, देखो यहां से 3t कॉमन आ गया, बचेगा t - 4 = 3। जब इन दोनों की तुलना करेंगे तो 3t = 2 और यहाँ t - 4 = 2, तो t = 0 और t = 4। तो वो ये दो समय है, t = 2 और t = 4 सेकेंड, जहां पे वस्तु विराम में आई होगी। ठीक है, अब देखो कभी कभी बच्चे गलती क्या करते हैं, वो केवल एक टाइम रख देंगे। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे और कहेंगे अरे विराम में पूछ रहा है, अरे विराम में तो t = 0 होता है, तो वो तो वैसे ही आ जाएगी। नहीं यार, ये गलती नहीं करनी है आपसे, तो वो टाइम पूछ ही रहा है तो आप अपनी तरफ से t0 क्यों लगा रहे हो। हाँ, t0 मिलेगा। ठीक है, एक वो समय भी होगा t = 0 जहां वस्तु विराम में होगी, जब भैया चली ही नहीं तो वो टाइम भी 0 ही होगा। लेकिन एक और समय भी तो है 4 सेकेंड, 4 है ये 4। तो ये दो आंसर है इसके जब वस्तु विराम में होगी। ठीक है, देखो किस तरीके से करा, स्क्रीनशॉट लो। फिर आगे अब बात करते हैं हम लोग किसी और दूसरी चीज की, तो इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, सवाल को नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि अभी इसी सवाल में थोड़ा और चेंज करेंगे अभी हम। अब बात करते हैं हम लोग एक नई चीज की, जो कि नई शायद से नहीं है लेकिन इस वीडियो के लिए नहीं है, वो है त्वरण, एक्सेलरेशन। ठीक है, त्वरण, ये भी आप लोग पढ़ के आए हैं। अब त्वरण क्या चीज होती है, देखो बहुत सिंपल चीजें बता देते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की जो दर है वही आपका त्वरण कहलाती है। ठीक है, इसे स्मॉल a से दिखाते हैं हम लोग।
तो a इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूं dv अपॉन dt। क्यों भाई, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बताओ। अरे dv अपॉन dt यानी कि वेग में परिवर्तन की दर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अगर ढंग से आप आ रहे हो तो, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। और ये बहुत ही छोटे होते हैं तो इसलिए dv अपॉन dt भी लिख सकते हैं हम लोग इसे, समझ गए आप लोग। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है dv अपॉन dt यानी कि त्वरण का। अब त्वरण भी दो तरीके के होते हैं, एक आपका त्वरण तात्क्षणिक त्वरण, एक आपका हो गया तात्क्षणिक त्वरण, जैसे तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक वेग, वैसे आपका तात्क्षणिक त्वरण जिसे a इंस्टेंटेनियस कह सकते हैं। तो उसका तो फॉर्मूला dv अपॉन dt ही होगा क्योंकि बहुत ही छोटा होता है वो। दूसरा जो आपका त्वरण का प्रकार होगा वो होगा आपका औसत त्वरण। औसत त्वरण भैया हुआ, औसत त्वरण भी आ गया। तो औसत त्वरण को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग एवरेज, ए एवरेज इज इक्वल टू, इसमें आपको कुछ नहीं करना, यही करना है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो दो अलग अलग फॉर्मूले, तो नोट करते जाओ, नोट्स बनाओ, बहुत अच्छी चीजें आने वाली हैं। अभी एक से एक सूत्र आएंगे, जैसे आ रहे हैं एक से एक सूत्र, और फिर न्यूमेरिकल आएंगे तो मजा बहुत आएगा। तो देखो ये आपके दो प्रकार हो गए त्वरण के। अगर आपसे कहे तात्क्षणिक त्वरण तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तात्क्षणिक के पीछे की पूरी कहानी मैंने इसी वीडियो में अभी बता रखी है। एवरेज में ये वाला। अब देखो त्वरण क्या चीज होती है, इसको त्वरण से क्या मतलब निकलते हैं हम लोग, ठीक है। त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसे और थोड़ा ब्रीफली देखें तो मीटर, देखो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, उसका भी सेकंड कर दिया हमने, यानी कि समय को भी सेकंड में। यानी कि हम त्वरण से ये देखना चाहते हैं कि कोई भी वस्तु जो है उसकी चाल में हर सेकंड, उसकी चाल में या उसके वेग में, ठीक है। अगर डायरेक्शन है तो इसमें अब देखो कंफ्यूजन मत पैदा होने दो कि अगर डायरेक्शन है तो वही वेग है, नहीं है तो वो चाल है, ठीक है। तो उसके वेग में हर एक सेकंड क्या परिवर्तन होना है। इमेजिन करो जैसे मान लो पहले एक सेकंड में किसी वस्तु का चाल जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अगले एक सेकंड में उसकी जो चाल है वो 4 मीटर पर सेकंड हो गई। अगले एक सेकंड में उसकी चाल 6 मीटर पर सेकंड हो गई। तो आप ये क्या देख रहे हो, मतलब यहाँ पे हर एक सेकंड में उसकी चाल में दो का बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ी जा रही है चाल उसकी। तो इसी चीज को हम कह देंगे कि उसका जो त्वरण है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि उसके त्वरण में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हर बार वृद्धि हो रही है उसकी चाल में, ठीक है। एक सेकंड में 2 था, अगले एक सेकंड में 4 हो गया, अगले एक सेकंड में 6 हो गया। तो यही चीज इसका त्वरण कहलाती है, यानी कि उसके वेग में या चाल में हर सेकंड जो परिवर्तन हो रहा है वही राशि आपकी त्वरण कहलाती है, ठीक है। हम ये देखना चाह रहे हैं हर सेकंड में भाई कितनी चाल बढ़ रही है उसकी या घट रही है, जो भी हिसाब है। त्वरण भी दो तरीके के होते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, उसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग। तो ये आप फटाफट कर लीजिए, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। अब ये क्वेश्चन जो मैंने नहीं मिटाया, मान लो इसी क्वेश्चन को अब हमने कुछ इस तरीके से दे दिया, ठीक है। वह समय ज्ञात करें, मान लो यही क्वेश्चन है हम आपका, अब बोल दिया वह समय की जगह वह त्वरण ज्ञात करें, वह त्वरण ज्ञात करें जब वस्तु विराम में हो। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया यार ये, मतलब पूरा एक शब्द के साथ ही पूरा क्वेश्चन पलट के रख देंगे, ठीक है। तो आप में से बहुत से बच्चे क्या करेंगे, त्वरण निकालेंगे और वहां t बराबर 0 रख देंगे, ठीक है। बहुत से ऐसे करेंगे बच्चे, जहां तक मुझे पता बहुत से ऐसे करेंगे, वो इस सवाल में पहले त्वरण निकालेंगे, ठीक है, निकाल देंगे। और फिर जो त्वरण आएगा, मान लो इमेजिन करो त्वरण आपका जो आएगा वो आया ये, ठीक है, जो भी है ये त्वरण आएगा मान लो आपका, तो वो इसमें क्या करेंगे, सीधा t इज इक्वल टू 0 रख देंगे क्योंकि वस्तु विराम में है, और t बराबर 0 रखने पे वो विराम में ही रहेगी भैया। और फिर जो त्वरण आएगा उसका वो कहेंगे ये आंसर है, तो आपने ये गलत कर दिया। आपको इस तरीके से नहीं करना ना, आपको ऐसे नहीं करना, आपको पहले समय निकालना है भैया, समझ गए चीज। तो देखते हो, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं विस्थापन समीकरण दिया, x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। आपको पता है कि आपको विराम अवस्था में त्वरण निकालना है, तो वो तो हम निकालेंगे, लेकिन एक चीज तो आपको कंफर्म है कि जब भी कोई वस्तु विराम में होती है तो उसका वेग 0 होता है,
समझ रहे एक चीज को। तो आप सबसे पहले इस समीकरण से वेग निकालेंगे और उसको 0 रखेंगे, और 0 रखने के बाद जो टाइम आएगा उस टाइम को हम, मान लो यहां से आपके पास टाइम आया, उस टाइम को हम त्वरण में रखेंगे, तब जाके आपका त्वरण निकलेगा विराम अवस्था के लिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस है हमारा सवाल का। तो अब देखो फटाफट, सबसे पहले अभी इसका वेग निकाला ही था हम लोगों ने, और अभी टाइम भी निकाला था, टाइम 2 आया था। मैं फटाफट अब करके दिखा रहा हूँ, dx/dt। अभी यही सवाल हमने करा था, 3t² - का 12t। ठीक है, तो ये आपका वेग आ गया था। अभी पीछे ही सवाल करा हमने। अब चूंकि विराम में है, वस्तु विराम में है, इसलिए फटाफट से मैं कह सकता हूँ v = 0। तो इसे सॉल्व करने पे t = 0 सेकेंड आ रहा था और t = 4 सेकेंड आ रहा था। अभी पीछे हमने करा है v = 0 सॉल्व करने पे इसे। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, इन दोनों समय को त्वरण में रखेंगे, लेकिन अभी भी हमारे पास त्वरण नहीं है, हमारे पास वेग है। तो भैया अभी आपको बताया a = होता है dv/dt। ठीक है, dv/dt, v पता चल गया है, तो आपको अब क्या करना है, इसका एक बार फिर अवकलन कर देना है, त्वरण मिल जाएगा। तो लिखो चूंकि a = dv/dt, इसलिए a अब इसका हम देखो कर रहे हैं, 3 ऐसे ही रहेगा, t² का 2t हो जाएगा, और माइनस का 12 ऐसे ही, और dt/dt 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका आएगा 6t - का 12, जो मैंने वहां लिखा था। अब देखो हमें तो आता है अवकलन, फटाफट डबल ट्रिपल हम एकदम ऐसे ही कर देते हैं, लेकिन आपको शायद से अभी नहीं आता, तो आप ध्यान से करो। तो ये आपका त्वरण आ गया इस समय। ठीक है, आपको पता चल गया कि वस्तु विराम में कब है, जब t = 0 है, जब t = 4। समझ गए। देखो पहले क्या गलती कर सकते थे आपने सीधा त्वरण निकाल लेते, ये निकालते नहीं आप, t = 0 रख के आंसर निकालते, जो कि आंसर एक सही था, लेकिन दूसरे वाले के लिए तो आप देखते ही नहीं। तो ये गलती नहीं करनी ना, ऑप्शन में दोनों होंगे आपके लिए। तो अब एक बार a में हम t = 0 रख देंगे, तो जी रखेंगे तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ a0, तो 6 × 0 - 12, तो आंसर आएगा माइनस का 12 मीटर/सेकंड²। तो एक त्वरण तो आपको ये मिला जब वस्तु विराम में होगी। दूसरे में हम t = 4 रख देंगे, तो a4 बोल देते हैं इसे, तो 6 × 4 - का 12, ठीक है, 24 - का 12, तो 12 मीटर/सेकंड²। और एक आपको त्वरण मिला 12 मीटर/सेकंड² का, जब वस्तु विराम में होगी। ठीक है दोस्तों, देखो बेहतरीन सवाल था। सबसे पहले वेग निकाला, हमें पता है वो विराम में है, तो v = 0 करके वो टाइम निकाला जिसपे वस्तु विराम में है। अब त्वरण निकालने के बाद उन दोनों समय को हमने इस त्वरण वाली समीकरण में रख दिया और 2 त्वरण निकाले जहां पे वस्तु विराम में होगी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर फटाफट और आगे बात करते हैं। मिटा देता हूँ इसे अब। तो देखो दोस्तों, अब आपको ढंग से पढ़ना है, एक से एक क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल सीरीज वाइज। ऐसा नहीं कर रहा कि मैं पहले वो चीज पढ़ा दे रहा हूँ, लास्ट में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे ही जो टॉपिक आ रहा है उसका हैंड टू हैंड अच्छे से क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। कोई देखो सिंपल क्वेश्चन भी नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अवकलन वगैरह आनी ही चाहिए। अब ये क्वेश्चन भी मिटा देता हूं मैं। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखो, अब अगली हेडिंग लगाओ, गति की दिशा। ओए गति की दिशा, अब ये क्या चीज है, ये तो कहीं किताबों में भी नहीं है, मतलब क्या पढ़ा रहे हैं। तो देखो बेस्ट आपको यहाँ पे पढ़ाई कराई जा रही है, तो सब चीज पढ़ो, कंपटीशन लेवल से आगे का ढंग से पढ़ेंगे हम लोग। केवल देखो 12 तक सीमित नहीं रहना, फिर आगे की कहानी आपको ही पता है क्या होती है। तो गति की दिशा, तो देखो इमेजिन करो आप, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मान लो किसी वस्तु का विस्थापन s = ये है, s = ये है मीटर, और s = 0। ठीक है, 3 विस्थापन दिए, एक प्लस में एक माइनस में एक ये। अब बहुत से कहेंगे माइनस में, तो देख लो अब जो बता रहा हूं मैंने आपसे कहा, बताओ वस्तु की गति बढ़ रही होगी या घट रही होगी इन तीनों को देख के, या वस्तु की गति कब बढ़ रही होगी। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे यहां टिक लगा देंगे सीधा प्लस देख के, वो कहेंगे भाई प्लस है, इसका मतलब वस्तु की गति बढ़ी रही होगी। तो ये गलती कर दी आपने। अब बहुत से कहेंगे ये वाला होगा, तो वो यहां लगा देंगे, तो ये भी गलती कर दिया आपने।
तो कभी भी हम विस्थापन देख के ये नहीं बता सकते कि गति आगे की तरफ हो रही है या पीछे की तरफ हो रही है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, गति की दिशा आखिर है क्या, हम विस्थापन से कभी भी पता नहीं लगा सकते। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। क्यों नहीं लगा सकते? मान लो ये आपका मूल बिंदु हो गया, ठीक है, मूल बिंदु यानी कि 0 पॉइंट। अब -10 का मतलब ये है, -10 का मतलब देखो यहां से आगे चलते हैं तो प्लस में चलते हैं, इधर से माइनस में। -10 का मतलब ये है कि ये जो बंदा है या जो भी है, इधर लिख देता हूं माइनस और ये इधर प्लस, ये बंदा मूल बिंदु से 10 मीटर की दूरी पे है, वो भी पीछे। ठीक है, ये मतलब है इसका। मतलब इसका ये है कि वो बंदा जो भी मूल बिंदु होगा वहां से 10 मीटर दूरी पे है। ठीक है, अब 10 मीटर दूरी पे इसका मतलब ये थोड़ी कि ये बंदा पीछे ही जाएगा, पीछे भी जा सकता है तो और माइनस में हम बोल देंगे, लेकिन आगे भी तो जा सकता है। तो हम -10 देख के ये कभी नहीं बता सकते, या विस्थापन देख के कभी नहीं बता सकते, या दूरी देख के कभी नहीं बता सकते कि वस्तु किस तरीके से पीछे जा रही है, आगे जा रही है, या उसकी गति की दिशा क्या है। भैया आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। आगे जाएगा तो -10 से अब वो चीज बढ़ती रहेगी, तो भैया वो -8 वो 0 में भी पहुंचेगी, वो प्लस में भी पहुंच सकती है। तो हम नहीं बता सकते ना इस चीज से। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कभी विस्थापन गति की दिशा नहीं बताता है। फिर अब आते हैं क्या बताता है, क्या बताता है? तो कुछ नहीं बताता, सिर्फ और सिर्फ वेग आपको गति की दिशा बताएगा। क्या बताएगा? वेग, वेलोसिटी आपको बताएगी कि गति की दिशा क्या है। मान लो v = 5 मीटर पर सेकेंड लिख दिया, लो 10 लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो यार। और एक बार v = -10 मीटर पर सेकेंड लिख दिया, तो माइनस साइन ये बताएगा कि हाँ भैया इसकी वेग में कमी हो रही है, इसका मतलब इसकी गति की दिशा भी अब पीछे की तरफ हो रही होगी। और प्लस हमें हमेशा बताएगा कि इसकी जो दिशा है वो आगे की तरफ है। तो वेग इज द फैक्टर, यानी कि वेलोसिटी इज द फैक्टर विच डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। गति की दिशा सिर्फ और सिर्फ वेग ही बता सकता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट। अब इस पे न्यूमेरिकल देखो, एक बना देता हूं मैं, दिखाता हूं फिर न्यूमेरिकल। तो ये चीज नोट में जानी चाहिए आपके सब। ठीक है, ढंग से पढ़ेंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। ठीक है, गति की दिशा भी पता चल गई। अब फटाफट से एक क्वेश्चन लिख देता हूं। दोस्तों देखो ये बेहतरीन सा क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। देखो अब आप में जो बहुत से स्टूडेंट होंगे जो मुझे जानते हैं, वो 11th में इस तरह के क्वेश्चन शायद से ही उन्होंने करे होंगे। ठीक है, वह समय बताना है जब वस्तु ऋणात्मक या पीछे की दिशा में जा रही हो। करा है किसी ने क्वेश्चन? नहीं करा होगा शायद से, और अगर करा तो कांग्रेचुलेशन, आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। और जिन्होंने नहीं कराया, जिनके यहाँ नहीं कराया जा रहा, तो एक बार सोचना जरूर। ठीक है, तो अब यहाँ पे सोचने की बारी आती है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। आपको एक विस्थापन समीकरण दिया और टाइम पूछ रहा है वो वाला जब वस्तु पीछे की तरफ जा रही हो, पीछे की दिशा में जा रही हो, ऋणात्मक दिशा में जा रही हो। तो कैसे करेंगे? अभी भैया विराम तक की तो बात सही थी, विराम में वह समय बता रहे थे हम लोग, लेकिन अब पीछे की तरफ जा रही हो या आगे की तरफ जा रही हो, तो देखो ये सब कंसेप्ट हैं आपके इस चैप्टर में। अगर ढंग से पढ़ रहे हो तो छोटे मोटे सवाल करा के वो यहाँ पे भी करा दूं मैं अभी, तो यार फिर इस प्लेटफॉर्म का क्या फायदा? अगर इन छोटे मोटे सवालों को ही हम करा दें आप लोगों को, वो तो ट्यूशन में भी कराती हैं। तो बेस्ट तरीके से पढ़ाई जो होनी चाहिए वो यहाँ आपको कराई जा रही है। देखो हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं और इंग्लिश मीडियम के भी जुड़ रहे हैं हमसे। ठीक है, तो जो भी जुड़ रहे हैं अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले तो हम कुछ नहीं करते, ये जो विस्थापन समीकरण दी है इसको लिख लेंगे, +90। अब आपसे कह रहा है कि वस्तु पीछे की ओर जा रही है, पीछे की दिशा में जा रही है। इसका मतलब अगर मैं ये मान लूं कि ये आपका मूल बिंदु है, ठीक है, 0 जो भी हम मानते हैं, तो ये कहने का मतलब ये है कि ये पीछे की तरफ जा रही है। इसका मतलब इस तरीके से कहीं जा रही होगी। और अभी मैंने आपको बताया कि ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करती है वेलोसिटी। अगर प्लस में है वेलोसिटी तो हम बोल देंगे वो आगे जा रही है। अगर वेलोसिटी प्लस में है तो हम बोल देंगे कि वो चीज आगे जा रही है या पॉजिटिव है वो। अगर वेलोसिटी माइनस में है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव है, तो हम बोल देंगे वो चीज पीछे जा रही है। यानी कि आपको ये चीज समझ आ गई कि वो पीछे जा रही है, यहाँ पे नेगेटिव होगी उसकी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तो दी नहीं, लेकिन हाँ इतना पता है कि जो भी वेलोसिटी होगी वो 0 से छोटी होगी। भाई छोटी का मतलब तभी तो पीछे जा रही है। यहाँ पे 0, अब जो भी हो रहा है -1 -2 ये सब पीछे की चीजें हैं, तो यहाँ से ये पीछे ही जाएगी चीज।
इतना चीज कंफर्म हो गई ये चीज, ये पीछे का कंसेप्ट देख के। तो पहला काम हमारा वेलोसिटी निकालना, तो ds अपॉन dt, जिसको v भी कह देते हैं हम लोग, चलो मैं इधर लिख दूंगा। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना आएगा 3t स्क्वायर माइनस का 12t, अब मैंने देखो शॉर्ट कर दिया थोड़ा ये, ठीक है, ये हमारा v आ गया। भैया अब इतना फटाफट तो हम इसे सॉल्व कर ही सकते हैं, इतने सवाल कराए अवकलन के, अवकलन वगैरह की वीडियो नहीं देखी जाके देखो, डिस्क्रिप्शन दे रखा है भाई नीचे, उसमें लिंक है उसका वीडियो का। ये अपने पास आ गया वेग, पीछे पढ़ते साथ ही, सॉरी पीछे पढ़ता, यानी कि जैसे ही मैंने ये पढ़ा कि वस्तु पीछे जा रही है तो मैं समझ गया कि यहाँ पे जो भी आपका वेग है इसका जो भी वैल्यू होगी वो 0 से क्या होगी, बड़ी नहीं, 0 से छोटी होगी। वो छोटी के लिए देखो यहाँ पे एरो इधर की तरफ, 0 बड़ा है भाई इससे, समझ आ रही है चीज। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद t माइनस 1 t माइनस 3 आएगा, दो वैल्यू आई हमारे पास, ठीक है। हमसे वो समय पूछा है जब वस्तु पीछे जा रही हो, तो हमने ऐसे ही करा। अब देखो ठीक अगर मैं इसको 0 रख देता बराबर के, जो कि ऐसा नहीं है, तो एक t इज इक्वल टू 1 पे और t इज इक्वल टू 3 पे तो हमें वस्तु विराम में मिलती, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है कि वो पीछे की तरफ जा रही है, इसका मतलब 0 से छोटा होगा। तो अब वो समय जो है वो या तो t बराबर 1 या यानी कि t इज इक्वल टू 1 से छोटा है, समझ गए, या वो 3 से छोटा है। तो हम 1 से छोटे वाले के लिए बात करते हैं, ये चीज समझ आ रही है ना यार। इसके लिए मैं निकालूंगा तो जो भी आपकी वैल्यू है वो इनके बीच में आनी चाहिए, ठीक है। 0 से तो देखो बड़ी आनी चाहिए और 3 के बीच में मतलब आनी चाहिए। तो हम पहले बात कर रहे हैं इसकी, अगर मान लो t को इसके मैं ऐसे रखता हूं तो t लेस देन 1, यानी कि वो समय जब t 1 से छोटा है। तो पहले मैं t लेस देन 1 के लिए यहाँ पे सॉल्व करके देखता हूं। यहाँ पे देखो t 1 से कम है, इसका मतलब कुछ भी मान लेते हैं, 0.9 मान लेते हैं, 0.8। तो जब यहाँ पे 0.9 रखूंगा और 1 में से घटाऊंगा तो माइनस आएगा इधर, समझ आ रही है चीज, माइनस आएगा इधर, 0.9 रखेंगे, इधर रखेंगे कुछ भी, ठीक है, 1 से छोटा, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव दे देंगे। तो इसका मतलब जो t समय है 1 से छोटा वो यहाँ पे लागू नहीं होगा, क्योंकि हमारा नेगेटिव आना चाहिए ना, लेकिन वो आ रहा है पॉजिटिव मल्टीप्लाई करके, तो इसका मतलब ये तो वो समय नहीं है। अब देखते हैं ये वाला t माइनस 3 लेस देन 0, t लेस देन ये, ठीक है, इधर चला गया प्लस का हो जाएगा। तो जो समय है वो 3 से छोटा है, 3 से छोटा यानी कि 2 मान लेते हैं, चलो। अब इधर 2 रखेंगे जैसे ही तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। इधर 2 रखेंगे जैसे ही क्या आएगा, 2 में से 3 घटाओ माइनस, इसका मतलब नेगेटिव। तो हाँ ये वो समय हो सकता है जब वस्तु क्या हो आपकी नेगेटिव दिशा में चलिए, क्योंकि वेग यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो हम समय किस तरीके से निकालेंगे, तो आपका जो समय होगा वो होगा t 1 से तो बड़ा, क्योंकि देखो 1 से छोटा होने पे तो हमें नहीं मिल रहा था, वो 1 से तो बड़ा होगा, लेकिन 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 3 से छोटा। तो वो ये समय अंतराल है जहां पे वस्तु की दिशा पीछे की तरफ होगी, पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना बहुत बेहतरीन सवाल था, नोट करो, नहीं समझ में आया तो कमेंट में दोबारा पूछना, दोबारा बताया जाएगा ढंग से, बिल्कुल, ठीक है, नोट करो फटाफट दोस्तों। तो ये सवाल कर लिया होगा। अब एक चीज देखो, मैं एक चीज और बता देता हूं, हमने पढ़ा त्वरण बराबर dv अपॉन dt। मैंने आप लोगों को बताया dv अपॉन dt का मतलब होता है, इसको मैं ये भी बोल सकता हूं, v और t के बीच का ग्राफ, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ रखी है वो सब, अवकलन वाली उसमें सब बता रखा है। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों के बीच ग्राफ खींचूं, इसे मिटा देता हूं, t और v के बीच, तो इसकी जो ढाल होगी जो कि त्वरण है, क्योंकि ढाल का ही फॉर्मूला होता है, वो हमें क्या देगा, वो हमें त्वरण देगा। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक त्वरण और उसमें बेहतरीन न्यूमेरिकल के ऊपर था। ऐसी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और वीडियो आती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।